इस देश की सभी विरासतें जिन्हें हम जानते हैं और जिसके लिए हमारे मन में प्रेम है, वह सदैव अक्षुण्ण बनी रहें, यही हमारी हमेशा की इच्छा रहती है। परंतु ऐसा सदैव बना रहेगा, यह अपने आप में ही एक प्रश्न चिन्ह बना रहता है। जैसे ही एक छोटा सा समय बीतता है, यह जानकारी मिलती है कि कहीं पर छाल या खाल के लिए बाघ का शिकार किया जा रहा है। एक राजकीय स्मारक को अपने कुछ अंतिम ग्रीष्म का साक्षी बनाया जा रहा है। एक हरा भरा वन आर्थिक वृद्धि की हमारी प्यास पर बलि चढ़ जाता है। परंतु इसके बावजूद सब कुछ यहीं समाप्त नहीं हो पा रहा है और अभी तक तो नहीं हुआ है। हमारे अनेक देशज आश्चर्य अभी भी बने हुए हैं और विस्मयकारी प्रतीत होते हैं। हमारे देश में ऐसी अनेक विरासतें हैं जो विलुप्त होने के कगार पर हैं और यह जानकारी हमारे लिए उतनी ही आवश्यक हो जाती है कि हम इसका संरक्षण का प्रयास भी कर सकें। विरासतों के अवकर्षण का संकट समस्त भारत पर है। सबसे बड़ा संकट भारत की जैव विविधता पर है। कभी बहुतायत से पाए जाने वाले भारतीय गिद्ध अब उत्तराखंड में लगभग 10,000 ही बचे हुए हैं। 1980 के दशक तक गिद्ध भारत में इतने अधिक पाए जाते थे कि वे संभवतः विश्व में सर्वाधिक पाए जाने वाले बड़े शिकारी पक्षी थे। परंतु पिछले दशक में उनकी आबादी में लगभग 99% तक की कमी आई है। यह पता लगा है कि डाइक्लोफेनेक नामक दर्द निवारक दवा जो जानवरों को दी जाती थी, वह जानवरों की मृत्यु के पश्चात उनके शरीर में शेष बची रह जाती थी। जब उनके शव को गिद्ध खाते थे तो यह डाइक्लोफेनेक भी उनके शरीर में पहुंच जाता है और उनके लिए जानलेवा साबित होता है। यह पक्षी या तो कितनी खराबी से मर जाते हैं अथवा वे अपनी जनन क्षमता खो देते हैं। बॉम्बे प्राकृतिक इतिहास सोसाइटी का इस दवा को प्रतिबंधित करने का अभियान 2006 में सफल रहा, परंतु लड़ाई अभी भी जारी है। डाइक्लोफेनेक अभी भी मानव प्रयोग कर लेते हैं। हरियाणा वन विभाग एवं BNHS ने पिंजौर के एक प्रजनन केंद्र की स्थापना की तथा यहाँ प्रजनित प्रथम गिद्ध प्रजाति 2016 में जारी होने वाली है। एक रात्रिचर जानवर पेंगोलियन भारत भर में कितने शेष बचे हैं, इनकी कोई जानकारी नहीं है। वे जनगणना दल के साथ सहयोग नहीं करते हैं। पेंगोलियन वास्तविक रूप में एक रोचक प्राणी है। इसके शरीर पर मिलने वाली पपड़ी, जिसे अंग्रेजी में स्केल्स कहते हैं, इसे वातावरण की धरती के रंग पर निर्भर करती है। अपनी रक्षा हेतु अपने शरीर को मोड़कर एक गेंद के आकार का यह बना लेता है। मांस के लिए इसका व्यापक पैमाने पर शिकार किया जाता है। इसकी पपड़ी को कामोद्दीपक भी माना जाता है और इसे अंगूठी एवं आभूषण में भी प्रयोग किया जाता है। पेंगोलियन एक रात्रिचर प्राणी है और अत्यंत गोपनीय प्रकृति का भी है। अतः इसकी जनसंख्या का अनुमान लगाना अत्यंत दुरूह कार्य है। यदि कोई भाग्यशाली हो तो वह महाराष्ट्र के अंबोली में और मध्य प्रदेश के बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान में पेंगोलियन को देख सकता है। असम में भारतीय गैंडों का अस्तित्व भी खतरे में है। असम में लगभग 2500 ही गैंडे बचे हैं। भारतीय गैंडा, जिसे महान एशियाई एकशिंगी राइनो भी कहते हैं, आकार में एशियाई हाथी के बाद दूसरे स्थान पर आता है। परंतु अनधिकृत शिकार एवं आवास की क्षति के कारण इसकी संख्या में तेजी से ह्रास हुआ है। इसका श्रृंग एशियाई औषधियों में एक उत्कृष्ट अवयव होता है। अतः
अवैध शिकारी इन गैंडों को पकड़ने के लिए गोली मारने, जहर देने या विद्युत मारण जैसे घिनौने कदम उठाते हैं। गैंडे कैद की स्थिति में जनन कार्य मुश्किल से ही करते हैं। 2009 में सिनसिनटी चिड़ियाघर ने उनके कृत्रिम गर्भाधान की कोशिश की थी, परंतु उससे उत्पन्न बछड़ा जन्म के 12 घंटे बाद ही मर गया। कभी गैंडे पाकिस्तान, भारत, नेपाल, बांग्लादेश, भूटान एवं म्यांमार की भूमि पर विचरण किया करते थे, परंतु आज अधिकांश गैंडे सिंधु गंगा मैदान में, विशेषकर असम में ही सीमित हो गए हैं। इन गैंडों को देखने का सबसे अच्छा स्थान काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान है। इसी तरह बंगाल के बाघ भी अब केवल 2500 से भी कम बचे रह गए हैं। भारत में बाघ की समस्या पर काफी कुछ कहा जा चुका है, परंतु अभी भी यह समस्या काफी चिंतनीय बनी हुई है। शक्तिशाली एवं आकर्षक बंगाल बाघ अंधाधुंध शिकार एवं आवास की क्षति के कारण आज दुर्लभ हो चुके हैं। हम बाघों की रक्षा तब तक नहीं कर सकते जब तक कि उनके आवासों की रक्षा को सुनिश्चित न कर लें। उनके आवासों को उनकी जैव विविधता संबंधी लक्षणों के साथ संरक्षित करके हम घास भूमियों, आर्द्र भूमियों एवं वनों को संरक्षित कर सकते हैं। फलस्वरूप हमारी जल, खाद्य एवं आर्थिक सुरक्षा को भी संरक्षण मिलेगा। जहां सरकार हमारे राष्ट्रीय पशु को संरक्षित करने के लिए विभिन्न योजनाएं लागू कर रही हैं, इसके बावजूद बाघों की संख्या लगातार निरंतर गिरते जा रही है। राजस्थान स्थित रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान को प्रोजेक्ट टाइगर के अंतर्गत एक आरक्षित क्षेत्र घोषित किया गया है और यह बाघ संरक्षण के सर्वोत्तम केंद्रों में से एक है। इसी तरह केरल के ओलिव रिडले कछुआ घोंसला स्थल का अस्तित्व अभी तक बने रहने की उम्मीद है, जब तक कि स्थानीय समूह उनके अंडों की रखवाली कर रहे हैं। छोटे ओलिव रिडले सागरीय कछुए जनन काल को छोड़कर अपना जीवन महासागर में ही गुजारते हैं, परंतु हर शीत ऋतु में जनन काल के दौरान हजारों की संख्या में इनकी मादाएं एक साथ सागरीय पुलिन पर आकर अंडे देती हैं और फिर पुनः समुद्र में चली जाती हैं। 40 से 60 दिनों के पश्चात अंडों से चूजे बाहर चले आते हैं। यह नवजात चूजे जिन्होंने कभी भी समुद्र या यहाँ तक कि अपने माता पिता को भी नहीं देखा है, वे भी समुद्र की ओर चल पड़ते हैं और समुद्री जल में तैरकर अंदर चले जाते हैं। परंतु ऐसा तभी संभव हो पाता है जबकि उनका जीवन शेष बचे। समुद्र की ओर उनके प्रस्थान के दौरान मार्ग में रेत खनन, अवैध शिकार एवं कुत्तों के हमले से उनके जीवन पर भयानक खतरा मंडराता रहता है। फिल्म निर्मात्री सुरभि शर्मा द्वारा निर्मित पुरस्कार विजेता वृत्तचित्र आमाकार द टर्टल पीपल अत्यंत खूबसूरती के साथ यह दर्शाने में सफल रहा है कि किस प्रकार कोलावी पल्लयम के ये छोटे कछुए रेत खनन के खतरों का सामना कर रहे हैं। वे कहती हैं, अधिकांश खनन नदियों की तली पर होता है, परंतु यह गांव इस बात से प्रभावित हुआ था कि उनके ज्वारनद मुख की खुदाई की जा रही थी। ग्रामवासियों का विश्वास है कि इसी कारणवश उनके पुलिन का निरंतर अपरदन हो रहा था। स्थानीय समूह अब निगरानी रखने लगे हैं और उनके अंडों को अवैध शिकारियों से बचाने हेतु सुरक्षित हैचरियों में पहुंचा दिया जाता है, परंतु इन पुलिनों की रक्षा के लिए कोई भी दीर्घकालिक कदम नहीं उठाए जा रहे हैं। सोहन चिड़िया एक बड़ा पक्षी होता है। इसके भी केवल 300 से भी कम बचे रहने की आशंका है। सोहन चिड़िया, जिसे द ग्रेट इंडियन बस्टर्ड कहते हैं, मयूर के समान रंगीन नहीं होती।
परंतु यह विश्व में सबसे बड़े उड़ने वाले पक्षियों में से एक है और इसे भी हमारे राष्ट्रीय पक्षी के ही समान सम्मान दिया जाता था। वे राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक एवं मध्य प्रदेश के घास के मैदानों में प्रायः रहते हैं, परंतु अब वे अत्यंत तेजी से लुप्त हो रहे हैं। उनकी आबादी का 90% भाग पृष्ठ प्रदेश विकास की योजनाओं का शिकार हो गया है। वास्तव में पृष्ठ प्रदेश विकास ऐसी भूमियों पर किया गया है जो घास भूमि थी और जहां नए नगरों का विकास हुआ है। इस कार्य में घास भूमि खत्म होती जाती है और अपने बड़े आकार के कारण यह सोहन चिड़िया आसानी से शिकारियों के हत्थे चढ़ जाती है। अब वे चिंतनीय रूप से खतरे में पड़ चुकी हैं। BNHS ऐसी यात्राओं का आयोजन करता रहता है ताकि लोग इस पक्षी के कुछ शेष बचे प्राणियों की झलक पा सकें। महाराष्ट्र में शोलापुर और राजस्थान में कुछ सोहन चिड़िया देखी जा सकती है। कभी बहुतायत से पाए जाने वाले उत्तराखंड के घड़ियाल अब केवल 1000 से भी कम बचे हैं। भारतीय उपमहाद्वीप में पाए जाने वाला घड़ियाल सरीसृप एक नियमित मगरमच्छ नहीं है। इसके जबड़े लंबे और पतले होते हैं और भाले के समान दिखाई पड़ते हैं। इन घड़ियालों के जबड़े बड़े शिकारी को नहीं पकड़ते हैं और वे मछली खाते हैं, परंतु वे भारत की सर्वाधिक संकटग्रस्त प्रजातियों में से एक है। घड़ियाल पाकिस्तान, भूटान एवं म्यांमार से समाप्त हो चुके हैं और बांग्लादेश में भी समाप्त होने के कगार पर हैं। भारत में सिर्फ 200 जनन योग्य वयस्क ही शेष बचे हैं। घड़ियालों का शिकार उनके चमड़े और स्थानीय दवाओं के प्रयोग के लिए किया जाता है, लेकिन अब नदियों के अधिक प्रदूषित हो जाने के कारण उनके आवास तेजी से विलुप्त हो रहे हैं और मत्स्य के कारण उनके लिए भोजन का संकट भी उत्पन्न हो गया है। घड़ियालों की बेहतरीन झलक पाने के लिए उत्तराखंड में जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान के मुख्य ओर जाना उपयोगी हो सकता है। कच्छ की रोगन कला एक अत्यंत विलक्षण कला है, परंतु इसका अस्तित्व भी 1 दशक से अधिक नहीं रह पाएगा। कच्छ की यह परंपरागत कला कपड़े पर क्लिष्ट पैटर्न का निर्माण करती है। चिपचिपे रंग का निर्माण एरंड तेल में पार्थिव रंगों एवं खनिज रंजकों को 3 दिनों तक खौलाकर किया जाता है। इसके बाद इसे एक पतले लौह दंड, जो काफी हद तक क्रोशिया सुई के समान होता है, पर लपेट दिया जाता है और इसके परिणाम स्वरूप निर्मित रंगीन चिन्हों या रेशों को विभिन्न आकृतियों के रूप में देखा जाता है। सभी डिजाइन मुक्त हाथों से निर्मित किए जाते हैं। गुजरात का खत्री परिवार इस कला के अंतिम जानकारों में से है। हैप्पी हैंड्स फाउंडेशन, जो दस्तकारों के लिए संपूर्ण शरणीय विकास के अवसर निर्मित करने का उद्देश्य रखता है, कि संस्थापक मेधावी गांधी कहती हैं, यह अत्यंत विशेषपूर्ण कला का रूप है जो देखने में लगभग पूरी तरह छपाई के समान लगता है, परंतु जो हम वास्तव में पाते हैं वह कपड़े पर प्रलाक्षा या रोगन। इसी तरह गुजरात के वाद्य यंत्र सुरांडो को केवल कुछ वर्षों तक मिलने की संभावना है। गुजरात का यह तार वाद्य यंत्र लकड़ी के एक टुकड़े से बनता है, जिसे घोड़े के बाल से निर्मित बो या लचीली छड़ियों के दोनों सिरों को बांधकर निर्मित गट से बजाया जाता है। परंपरागत रूप से इसका प्रयोग कच्छ के फकीरानी जाट समुदाय द्वारा किया जाता है। इसमें 6 तारे होती हैं, 5 स्टील की और 1 तांबे की। उस्मान जाट इसका अंतिम प्रसिद्ध कलाकार है।
वह जैसे ही अपनी निपुण उंगलियों से तारों को छेड़ता है, संगीत की इस अनोखी कला में जीवन का संचार होता है। लेकिन संभव है कि यह कला शीघ्र ही विलुप्त हो जाए। कर्नाटक का हम्पी पुरास्थल कभी विजयनगर साम्राज्य की राजधानी था। इसके भी केवल एक पीढ़ी तक ही बने रहने की उम्मीद है। हम्पी विश्व का सबसे बड़ा खुला आकाश म्यूजियम कहलाता है, परंतु आज जो भग्नावशेषों में पाया जाता है वह कभी विजयनगर साम्राज्य की संपन्न राजधानी हुआ करती थी। तुंगभद्रा नदी के तट पर स्थित हम्पी के मंदिर अत्यंत संपन्नता एवं श्रेष्ठ शिल्प कला के परिचायक थे। विट्ठल मंदिर के बाहरी स्तंभों, जो सांगीतिक स्तंभ भी कहलाते हैं, उन्हें थपकी देने पर ये प्रतिध्वनित होती हैं। 500 से भी अधिक स्मारक 26 वर्ग किलोमीटर से अधिक क्षेत्र पर विस्तृत हैं। उन्हें यूनेस्को विश्व विरासतों की सूची के अंतर्गत शामिल किया गया था, परंतु 2006 में इन्हें इस सूची से हटा दिया गया। हम्पी का विनाश नगरीय वृद्धि एवं अतिक्रमण के फलस्वरूप हो रहा है। विश्व के सबसे बड़े नदी द्वीप असम के माजुली द्वीप के अस्तित्व को भी खतरा है। इसके भी केवल 2 दशक तक ही बने रहने की उम्मीद है। विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली ब्रह्मपुत्र नदी के मध्य में अवस्थित है। यह असम के वैष्णव संस्कृति का प्रमुख केंद्र है। असम के समस्त हिंदू किसी निश्चित उपपंथ से संबंधित हैं, जिनका मुख्यालय माजुली में ही पाया जाता है। माजुली द्वीप सघन हरियाली से ढका हुआ है। यहाँ के निवासी अपनी मेखला चादर एवं स्थानीय रूप से उत्पादित कच्चा रेशम एरी के लिए जाने जाते हैं। इनकी परंपरागत पोशाक में लिपटी हुई स्कर्ट, ब्लाउज एवं कंधे पर एक अतिरिक्त वस्त्र भी शामिल होता है। शतरीय नृत्य, जो एक शास्त्रीय असमी नृत्य है, उसकी उत्पत्ति भी माजुली में ही हुई। दुखद विषय यह है कि यह द्वीप ब्रह्मपुत्र नदी के प्रचंड थपेड़ों से होने वाले विस्तृत मृदा अपरदन के कारण खतरे में है। द्वीप का लगभग 1/3 भाग विखंडित हो गया है और सरकारी प्रयासों के बावजूद यह हर वर्ष और छोटा होता जा रहा है। राजस्थान का जैसलमेर किला स्थापत्य का एक उत्कृष्ट नमूना है। इसको यदि समय पर संरक्षित नहीं किया गया तो यह सिर्फ 2 पीढ़ियों तक ही रह पाएगा। 1156 में जब भाटी राजपूत राजा राव जैसलमेर किला बनवाया था, तब यह दुनिया एक भिन्न स्थान थी। यह भूमि शुष्क, वर्षा अत्यल्प एवं जल की दुर्लभता वाली थी। पीले बालूका पत्थर की दीवारें इस अंतहीन मरुभूमि से विशाल रूप से ऊपर उठ गई हैं और इसलिए यह लगभग 2000 वर्षों से मौजूद है। तत्पश्चात पर्यटक आए, सरकार ने एक मल जल निस्तारण व्यवस्था का निर्माण किया और फिर सब कुछ बदल गया। लगभग 5 लाख से भी अधिक आगंतुकों के लिए अतिरिक्त जल की खपत होने लगी। यह जल प्रयोगोपरांत जब नालियों में पहुंचा तो नालियां अति दबाव में आ गई और काफी जल भूमि में रिसकर क्षेत्र की मृत्तिका समान मिट्टी को गीला करने लगा। फलतः भवनों की बुनियाद कमजोर होने लगी। इसके साथ यह भी सत्य है कि बढ़ी हुई बारिश ने तथा 2001 के गुजरात भूकंप ने काफी निर्माणों को क्षति पहुंचाई या ध्वस्त भी कर दिया। इस प्रकार भारत का अंतिम सजीव किला, जिसे 2000 लोग अपना घर कहते हैं, बहुत लंबे समय तक अब बरकरार नहीं रह पाएगा। वास्तव में जैसलमेर किले की मुख्य समस्या लोग हैं।
आवश्यकता इस बात की है कि लोग भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण के साथ मिलकर काम करें। हरियाणा के राखीगढ़ी स्थित सिंधु सभ्यता कालीन पुरास्थल की केवल 2 पीढ़ियों तक ही बचे रहने की संभावना है। हरियाणा का राखीगढ़ी गांव कभी हड़प्पा सभ्यता के एक नगर का स्थान हुआ करता था और यह अब तक अपने अवशेषों को सहेज कर रखने में सफल रहा है। भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया विगत 15 वर्षों से इस क्षेत्र की खुदाई कर रहा है और उसने इस हड़प्पा सभ्यता स्थल के विभिन्न तत्वों जैसे ईंट जड़ित सड़कें, आभूषण एवं अग्नि वेदिकाएं आदि की खोज की है, परंतु अतिक्रमण एवं मृदा अपरदन ने इसे अंतर्निहित सभ्यता केंद्र के अस्तित्व पर खतरे उत्पन्न कर दिए हैं। उत्तराखंड के रुद्रवीणा की केवल कुछ ही वर्षों तक अस्तित्व में बने रहने की उम्मीद है। रुद्रवीणा एक तार यंत्र है जो हिंदुस्तानी संगीत कला के प्राचीनतम जीवित संयोजन ध्रुपद के साथ बजाया जाता है। ऐसा माना जाता है कि अकबर के शासनकाल में यह सर्वाधिक प्रतिष्ठा सूचक साज था, परंतु 20वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में ध्रुपद अपनी पूर्व प्रतिष्ठा खोने लगा और उसका स्थान ख्याल ने ले लिया। फलस्वरूप रुद्रवीणा के प्रचलन में भी कमी आने लगी। यद्यपि विगत 2 दशकों में ध्रुपद ने अपने को पुनः प्रतिष्ठित करने में कुछ हद तक सफलता पाई है, परंतु यह अपने पूर्व मौलिक रूप एवं प्रतिष्ठित रूप में नहीं है और उसके इस नवीन अवतार में रुद्रवीणा के लिए कोई स्थान नहीं था। आज इस साज का सिर्फ इक्का दुक्का कलाकारों के हाथ में ही अस्तित्व दिखाई पड़ता है, अतः कहीं भी आयोजित हो रहे इसके प्रदर्शन को रूबरू देख लेने का सौभाग्य प्राप्त कर लेना चाहिए, अन्यथा यह सिर्फ रिकॉर्डिंग के रूप में शेष बचा रह जाएगा। केरल का कुडियट्टम नृत्य एक शास्त्रीय रंगमंच है। इसके भी केवल 2 पीढ़ियों तक ही बचे रहने की आशा है। संस्कृत थिएटर के इस लालित्यपूर्ण रूप की उत्पत्ति 1000 से भी अधिक वर्ष पूर्व हुई मानी जाती है। इन शास्त्रीय नाटकों में नृत्य भी शामिल होता है और उन्हें प्रायः मंदिरों में मंचित किया जाता था। यह कुछ घंटों से लेकर कई दिनों तक जारी रहता था। कुडियट्टम को यूनेस्को ने मौखिक एवं मानवता की अमूर्त विरासत की एक उत्कृष्ट रचना के रूप में स्वीकृति प्रदान की है, परंतु कुडियट्टम के आज कुछ ही साधक बचे हैं। NCPA मुंबई के नृत्य विभाग की पूर्व प्रमुख और कुचिपुड़ी नृत्यांगना अमृता लाहड़ी का मानना है कि इस कला के प्रति जागरूकता की कमी इसके ह्रास का प्रमुख कारण रही है। संगीत नाटक अकादमी ने इसके संरक्षण हेतु केरल में कुडियट्टम केंद्रों की स्थापना की है, परंतु इसके लिए धन सीमित है। इस कला में पारंगत होने के लिए दर्शकों तक समर्पित प्रशिक्षण लेने की आवश्यकता होती है। युवाओं को इस विलक्षण कला को अपनी आजीविका बनाने हेतु प्रेरित करने के लिए आवश्यक है कि प्रत्येक नागरिक इस खूबसूरत परंपरा को समझे बूझे और उस पर गर्व करे। इन विरासतों के अलावा कुछ नगरीय विरासतें भी विलुप्त होने के कगार पर हैं। इन नगरीय विरासतों का हमारे दैनिक शहरी जीवन में बहुत महत्व था। यह नगरीय संस्कृति के पहचान के प्रमुख अंग भी थे। कोलकाता के अड्डे कभी बहुत गुलजार रहते थे, परंतु अब ये केवल कुछ वर्षों तक ही बचे रह पाएंगे। अड्डा शब्द हमारे दैनिक वार्तालाप का हिस्सा है, परंतु यह सर्वप्रथम कोलकाता में प्रयुक्त होता था। अड्डा समसामयिक मुद्दों, साहित्य और कला पर बातचीत एवं बहस का केंद्र हुआ करते थे। जैसे जैसे
नगर आधुनिक होते जाते हैं, पुराने पड़ोसी जहां प्रत्येक व्यक्ति को जानता था, वह भी समाप्त होता जा रहा है। दिल्ली में मध्यकालीन स्थापत्य की भरमार है। इनमें बावलियों का महत्वपूर्ण स्थान है। बावली जल संचय की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण होती है। बावली मेहरौली स्थित 100 पानी कूप 1516 में दौलत खान द्वारा निर्मित कराया गया था। इसके पुनरुत्थान को लेकर सदैव विवाद रहा। कला संरक्षक हिमांशु वर्मा, जो इस बावली तक विरासत यात्राओं का संचालन करते हैं, कहते हैं कि शानदार डिजाइन इस बावली को खूबसूरत बनाता है। इसका पुनरुत्थान इसके संरचनात्मक अखंडता पर केंद्रित है। इसके मूल डिजाइन पर बहुत देर होने से पहले ही ध्यान दिया जाना चाहिए। मुंबई में ईरानी कैफे कभी शहर की रौनक का प्रमुख केंद्र होते थे। अब उनके केवल एक पीढ़ी तक ही बचे रहने की उम्मीद की जा सकती है। ईरानी कैफे मुंबई की दंत कथाओं का अंश हैं और विज्ञापन स्थल के सपनों का केंद्र रहे हैं। वास्तव में परिवार द्वारा संचालित ये व्यापार अब विलुप्त होने के कगार पर हैं। इनके मालिकों के बहुत कम बच्चे इस पुश्तैनी धंधे को चलाने में इच्छुक हैं। ऑस्ट्रेलिया के एक सामुदायिक इतिहासकार ब्रुश कार्टर इन ईरानी कैफे पर कई वर्षों से शोध कर रहे हैं। वे कहते हैं कि इन कैफों का महत्व उनकी समावेशनीयता या इंक्लूसिविटी में ही स्थित है। कुछ ऐसी विरासतें जो सिर्फ भारत में ही पाई जाती हैं, उनमें अशोक वृक्ष भी शामिल है। अशोक वृक्ष भारत का सर्वाधिक श्रद्धेय वृक्ष है। अशोक वृक्ष के ही नीचे महात्मा बुद्ध का जन्म हुआ था और भगवान महावीर ने वैशाली में इस दुनिया का त्याग किया था। इस वृक्ष की चर्चा रामायण में अशोक वाटिका के रूप में हुई है, जहां रावण द्वारा हरण की गई सीता माता से हनुमान पहली बार मिले। इससे जुड़े इतिहास एवं मिथक के अनुसार शाक्य मुनि या गौतम बुद्ध लगभग 2500 वर्ष पूर्व भारत में रहते थे। किंवदंती है कि कपिलवस्तु के राजा शुद्धोधन की पत्नी माया एक अशोक वृक्ष के नीचे खड़ी थी और उन्होंने एक कली तोड़ने के लिए अपना दाहिना हाथ ऊपर उठाया। तभी शिशु बुद्ध उनको बिना कोई दर्द दिए उनके बगल से उत्पन्न हो गए। अशोक के चिकित्सीय गुण भी बहुत अधिक हैं। इसकी छाल में टैनिन एवं कैटेकॉल पाया जाता है। इसकी छाल के पाउडर में सिलिका, सोडियम, पोटेशियम, फॉस्फेट, मैग्नीशियम, लोहा, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम तथा एल्युमिनियम मौजूद होता है। अशोक के सूखे फूल मधुमेह के इलाज में उपयोगी होते हैं। इस वृक्ष की छाल बिच्छू के डंक मारने के इलाज में भी उपयोगी होती है। इसकी पत्तियां एवं फल परंपरागत दवाओं के अवयव होते हैं। गर्भाशय की समस्याओं के निदान में प्रयुक्त आयुर्वेदिक दवा यूकैप के निर्माण में अशोक एक महत्वपूर्ण अवयव होता है। इसे कषाया स्तंभक के रूप में भी उपयोग किया जाता है। यह एक मंद गति से वृद्धि करने वाला छोटा सदाबहार वृक्ष है, जिसकी छाल चिकनी, धूसर और भूरी होती है। फरवरी से मई तक नारंगी सिंदूरी रंग के फूल संपूर्ण रूप से आश्चर्यजनक खूबसूरती से भर जाते हैं। कई कारावास के प्रांगणों में अशोक वृक्ष के पुनरुद्धार की योजना तैयार की गई है। राष्ट्रीय औषधीय वनस्पति बोर्ड द्वारा अशोक वृक्ष के पुनरुत्थान की एक वृहद योजना तैयार की गई है। इसके अंतर्गत कारावासों में उपलब्ध भूमि पर अशोक का व्यापक वृक्षारोपण करके कारावास में उपलब्ध श्रम शक्ति का सदुपयोग भी किया जा रहा है। संघ के स्वास्थ्य मंत्रालय के अधीन इस बोर्ड ने येरवाड़ा जेल, पुणे के परिसर में
ऐसे वृक्षारोपण कार्यक्रम हेतु पहले ही 12 लाख रुपए स्वीकृत कर दिए हैं। भुवनेश्वर खुला जेल ने भी इसे वृक्षारोपण हेतु सहमति प्रदान कर दी है। अशोक वृक्ष की छाल, पत्तियां एवं फल भारत की परंपरागत औषधियों में विशेषकर गर्भाशय के रक्तस्राव एवं मानसिक अनियमितताओं, बवासीर, दस्त आदि के इलाज में व्यापक रूप से उपयोगी रही हैं। परंपरागत औषधियों में अशोक वृक्ष की सूखी छाल की 2000 टन से भी अधिक मात्रा में प्रयोग किया जाता है, परंतु शुद्ध अशोक वृक्ष देश से लगभग विलुप्त होने की ओर बढ़ चुके हैं। अतः कुछ अन्य समान दिखाई देने वाले वृक्षों जैसे मास्त वृक्ष का उपयोग होने लगा है। दिल्ली स्थित हौज खास एक महत्वपूर्ण विरासत है। दिल्ली के केंद्र में स्थित इस विरासत पर भी संकट के बादल घिर गए हैं। दिल्ली के प्रत्येक कोने में इतिहास की एक लड़ी दिखाई पड़ जाती है। इनमें हौज खास विशेष कौतूहल उत्पन्न करता है। अलाउद्दीन खिलजी ने दिल्ली के निकट स्थापित श्रीनगर में अपनी प्रजा के लिए एक विशाल हौज की खुदाई करवाई थी। वर्तमान सीरी फोर्ट स्टेडियम इसी शहर के निकट स्थित है। पूर्व में इसी हौज खास को हौज ए अलाई के नाम से जाना जाता था। हौज खास इलाके का नाम इसी प्रसिद्ध जलाशय के आधार पर किया गया। यह जलाशय हौज खास एवं सफ्दरजंग एन्क्लेव मोहल्लों के बीच स्थित है। बाद में फिरोज शाह तुगलक ने इस जलाशय की मरम्मत करवाई। इसके एक मकबरे के वर्गाकार छत में प्लास्टर का कार्य हुआ और उस पर कुरान की आयतें भी खुदवाईं। मकबरों के साथ हॉलों एवं कक्षों के कतार दिखाई पड़ती है जो 2 मंजिलों में बनाई गई हैं। इन भवनों का निर्माण फिरोज शाह द्वारा 1352 में करवाया गया था। इन भवनों में एक मदरसा और एक मस्जिद भी शामिल है। छोटे कमरों में विद्यार्थी रहते थे। मदरसे की ऊपरी मंजिलों से जलाशय में नीचे उतरने के लिए अनेक सीढ़ियां बनी हुई हैं। जलाशय से संलग्न क्षेत्र में अन्य कई मकबरे बने हुए हैं, परंतु उनमें दफनाए गए व्यक्तियों की कोई जानकारी मौजूद नहीं है। दिल्ली से कश्मीर जाने वाली मुगल सड़क भी एक सांस्कृतिक विरासत है। इस सड़क का प्रयोग मध्यकाल में यात्रा के लिए किया जाता था। 400 वर्ष पुरानी जम्मू श्रीनगर सड़क एक भूस्खलन प्रभावित मार्ग है। इसका पुनरुत्थान करके श्रीनगर घाटी के लिए सभी मौसम में खुली रहने वाली सड़क के निर्माण की योजना है। लगभग 4 शताब्दी पूर्व बादशाहों के कारवां और उनकी सेनाएं मुगल मार्ग से होकर कश्मीर की घाटी को जाते थे। यह कश्मीर घाटी को शेष भारत से जोड़ने वाला मार्ग था। इसको पुनः चालू करने का प्रयास जोर शोर से चल रहा है। अकबर द्वारा कश्मीर को जीतने के लिए इस सड़क का प्रयोग किया गया था। उस घटना के लगभग 421 वर्षों के पश्चात पुनः इस मार्ग पर लोगों एवं वाहनों की आवाजाही शुरू होने की उम्मीद है। वर्तमान में प्रयुक्त होने वाले 300 किलोमीटर लंबे जम्मू श्रीनगर महामार्ग को चालू करने में आने वाली भारी कठिनाइयों को देखते हुए 1978 में मुगल मार्ग के पुनरुत्थान का विचार सामने आया। वर्तमान जम्मू श्रीनगर महामार्ग बाटोट, रामबान, बनिहाल के अस्थिर भौगोलिक क्षेत्र को काटकर बनाया गया है, जो भूस्खलन एवं हिमस्खलन प्रवण क्षेत्र है। दूसरी ओर मुगल मार्ग एक भौगोलिक रूप से स्थिर प्रदेश से गुजरता है और यह पीर पंजाल श्रेणी को पार करते हुए श्रीनगर पहुंचने का लघुतम संपर्क मार्ग है। यह कश्मीर में शोपियों को पूंछ से बफलियाद से जोड़ेगा। इस परियोजना पर कार्य को बहुत तेजी दिखाई नहीं गई, क्योंकि यह मार्ग सामरिक दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण जगह पर स्थित है और
इसका पड़ोसी देश से घुसपैठियों द्वारा दुरुपयोग किए जाने का खतरा भी है। परंतु उरी मुजफ्फराबाद सड़क के खुल जाने से मुगल रोड के पुनरुत्थान का कार्य और भी अधिक आसान हो गया। कुछ संरक्षणवादियों के इस मार्ग में विरोध के यह तर्क दिया गया है, यह मार्ग एक वन्य जीवन अभयारण्य से होकर गुजरेगा। संरक्षणवादियों का कथन यह है कि यह सड़क परियोजना से अत्यंत संकटग्रस्त मारखर बकरी का आवास पूरी तरह प्रभावित होगा। इस परियोजना के लिए पर्यावरणीय अनुमति नहीं प्राप्त थी और यह सड़क किसी भी पर्यावरणीय प्रबंधन योजना के बिना ही निर्मित की जा रही थी। राज्य का पर्यटन विभाग मुगल रोड की संभावनाओं से लाभ उठाएगा। यह मार्ग के विभिन्न स्थानों पर मुगल द्वारा बनाए गए अनेक सरायों एवं किलों को संरक्षित करेगा तथा क्षेत्र के महत्वपूर्ण मुगल कालीन भवनों का पुनरुद्धार भी हो सकेगा। बादशाह जहांगीर अपने कश्मीर प्रेम के लिए जाने जाते हैं। उनकी मृत्यु कश्मीर में चिंगस से लौटते हुए इसी मार्ग पर हो गई थी और उनका शरीर वहां स्थित एक किले में रखा गया था। मार्ग पर अन्य मुगल स्मारकों में मुरादपुरा, चांदीमार्ग एवं आलियाबाद में निर्मित विश्राम गृह एवं लूरी चंप जलप्रपात पर एक बार जा है। कश्मीर घाटी के साथ एक अत्यधिक वांछित संपर्क मार्ग के साथ साथ मुगल रोड पीर पंजाल श्रेणी के लगभग 20 लाख जनसंख्या के लिए विकास के नए अवसर भी प्रदान करेगा। पूंछ से श्रीनगर का रास्ता 588 किलोमीटर से घटकर लगभग 126 किलोमीटर तथा राजौरी से श्रीनगर का रास्ता 518 किलोमीटर से घटकर 158 किलोमीटर ही रह जाएगा। परंतु मुगल मार्ग के वर्ष पर्यंत सभी मौसमों में चालू रहने के प्रति अनेक आशंका भी जताई जाती है। शीत ऋतु में जम्मू श्रीनगर मार्ग बंद हो जाता है, तब एक वैकल्पिक मार्ग की सख्त आवश्यकता पड़ती है। परंतु मुगल मार्ग में पड़ने वाली पर्वतीय श्रेणी पर भी हवाहरी हिमपात होता है। ऐसे में शीतकाल में इस मार्ग का प्रयोग करना भी कठिन होगा। कश्मीर विश्वविद्यालय के सेंटर फॉर रिसर्च एवं डेवलपमेंट ने अपनी एक रिपोर्ट में इस परियोजना की उपयोगिता पर प्रश्न उठाते हुए कहा है, मार्ग का 3.63 किलोमीटर भाग भूस्खलन प्रभावित क्षेत्र है और मार्ग के दोनों ओर पीर पंजाल दर्रे का लगभग 20 किलोमीटर तक का क्षेत्र हिम प्रभावित या हिम आबद्ध क्षेत्र है। इसके बावजूद मुगल मार्ग को शुरू करने का कार्य जारी है। इतनी संपन्न विरासतों के बावजूद उनके संरक्षण के प्रति भारतीय उदासीन रहते हैं। इन स्थानों के समीप भयानक गंदगी और अराजकता व्याप्त होती है। इसे फैलाने में सबसे बड़ा हाथ स्थानीय नागरिकों और पर्यटकों का होता है। भारतीय लोग अपने विरासतों के प्रति परेशान या थके हुए रहते हैं। एक तरफ तो वे अपनी विरासतों के प्रति अत्यधिक लगाव दिखाते हैं और दूसरी तरफ उनमें इन विरासतों के प्रति घोर लापरवाही एवं उपेक्षा के भाव भी दिखाई पड़ते हैं। हमारे अंदर अपनी विरासतों के प्रति आश्चर्यजनक द्वैध वृत्ति बल्कि विरोधाभासी प्रवृत्ति देखने को मिलती है। एक ओर हम अपनी प्राचीन सभ्यता, इसकी महानता एवं प्राचीनता का गुणगान करते कभी थकते नहीं हैं और यह बताते हैं कि कैसे इसने अन्य सभ्यताओं को प्रभावित किया। यहाँ तक कि एक कम पढ़ा लिखा व्यक्ति भी हमारे हजारों वर्षों के इतिहास, संस्कृति और विरासत के प्रति अत्यधिक लगाव एवं प्रेम के साथ चर्चा करता दिखाई पड़ता है। परंतु जब हम अपने आसपास देखते हैं कि किसी प्राचीन स्मारक की यात्रा करें तो यह देखना कठिन नहीं होगा कि विरासतों के प्रति हमारी कथनी और करनी में कितना फर्क है और हमारी जुबानी चिंता इन विरासतों को सहेजने के प्रति कितनी झूठी है। हम अपने इस महान गरिमामय विरासतों के लिए अत्यंत अव्यवस्थित विचार रखते हैं। हमारे ऊपर
इस बात का कोई प्रभाव नहीं पड़ता कि हमारी विरासतें, ये स्मारक कितने अस्त व्यस्त, गंदे, पान की पीक से सने हुए, खुरचे हुए, दीवारें पर अत्यंत अनुपयुक्त लेखन या चित्रांकन से रंगे और दुर्वचनों से सुशोभित हों और आसपास मलमूत्र की बदबू से भी भरे पड़े हों। फिर भी हम ये सोचते हैं कि इनसे हमारी प्राचीन सभ्यता, हमारी संस्कृति, हमारी विरासत की प्राचीन शुद्धता कदापि कलुषित नहीं हो सकेगी। हमारी विरासतों के प्रति हमारी श्रद्धा वैसे ही दिखाई पड़ती है जैसे गंगा के प्रति हमारी श्रद्धा। इस बात का कोई महत्व नहीं है कि गंगा में कितने मलजल, अशोधित बहिस्राव, अधजले शव, अधजली लकड़ी के कुंडे, सूखे एवं सड़ चुके फूल एवं प्लास्टिक के अवियोजनीय अपशिष्ट गंगा में प्रभावित कर देते हैं, क्योंकि गंगा तो कभी मैली हो ही नहीं सकती। हमारे ऐतिहासिक स्मारकों के बाहर और भीतर कितनी भयानक दशाएं पाई जाती हैं, इनका विवरण प्रस्तुत करना अत्यंत कठिन है। दिल्ली का ही उदाहरण देखें तो समस्त भारत के संरक्षित, सूचीबद्ध एवं गैर सूचीबद्ध स्मारकों की दयनीय दशाओं का अनुमान लगा सकते हैं। दिल्ली हो या अजंता, आगरा या सारनाथ, गोलकुंडा या मम्बलपुरम, हम में इतिहास की समझ का नितांत अभाव है। हमारी विरासतें अत्यधिक दागदार हो चुकी हैं। यह आश्चर्यजनक प्रतीत होता है, परंतु हम अपनी विरासतों के साथ इतने घनिष्ठ या सुपरिचित हो गए हैं और उनके द्वारा इस प्रकार घिरे हुए हैं कि हम उनके विषय में सोच विचार या उनकी चिंता करना ही भूल गए हैं। और यह सब कुछ विरासत परिशांति, हेरिटेज फैटिग कहलाता है। यदि यह विरासत परिशांति है और यदि संपूर्ण जनसंख्या इससे ग्रस्त है तो यह गंभीर व्याधि है, परंतु उससे भी अधिक है यदि यह जागरूकता और अपनी विरासत के प्रति संवेदनशीलता के अभाव का मामला है, तो इस दिशा में कुछ किए जाने की संभावना मौजूद है। आज तत्काल इस दिशा में ध्यान आकर्षित कराने की तथा शहरी जनसंख्या को, विशेषकर स्मारकों के आसपास रहने वाले लोगों को इन स्मारकों की देखभाल करने और सुरक्षित रखने के अभियान में शामिल करने और उन्हें प्रोत्साहित करने की आवश्यकता है।